तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है आप मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है भाइयों और बहनों, यार मैं उस तरह से बोल रहा हूँ जैसे कि लेक्चर देने वाला हूँ, नाटक प्रस्तुत करने वाला हूँ। नहीं यार, मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर है जो कि सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है। सीसी पेपर 2 कॉमन कोर्स पेपर 2 का पेपर है यह। ठीक है, और इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया मतलब कि भारत को समझना है आपको। इसमें आपको इतिहास भी जानना है, इसमें आपको राजनीति भी जानना है। ठीक है, इसमें आपको भौतिक स्थिति भी जानना है, इसमें आपको भारत का अर्थव्यवस्था भी जानना है। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से मिला जुला के विभिन्न सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग विषयों का इसमें मेल पाया जाता है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिलॉसफी, सामाजिक विज्ञान सब मिलेगा, समाज शास्त्र, सब मिला जुला रूप होता है। ठीक है, अब समझ गए। अब देख लेते हैं। तो यह 22 से 26 एक झारखंड के सरकारी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। समय 3 घंटा है। देखिए, किसी किसी यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स 75 रखा जाता है, किसी किसी में 100। जहाँ पे फुल मार्क्स 75 होता है वहाँ पे 30 नंबर क्वालिफाइंग होता है, जहाँ पे 100 मार्क्स होता है वहाँ पे 40 नंबर क्वालिफाइंग होता है, पास मार्क्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो है यह पेपर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, जितने क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा पेपर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिक्स करके दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मिश्रण पाया गया है। इसमें 5 ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको एक वर्ड में, जितने भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपको 1 वर्ड में या फिर 1 लाइन में देना होगा, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। हो सकता है इसमें पूछ ले कि कुल वेदों की संख्या कितनी है। तो कुल वेदों की संख्या हमारी 4 है। क्योंकि यहाँ पे पूछा है सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, अगर पूछ ले कि गायत्री मंत्र का उच्चारण या फिर गायत्री मंत्र की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, ऋग्वेद से हुई है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पूछ ले कि संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, सामवेद से हुई है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है। दोस्तों, मालविका अग्निमित्रम के लेखक हैं कौन, महान संस्कृत के ज्ञाता कालिदास। ठीक है, कालिदास, वो कहानी आपने सुनी होगी कि उल्टी पेड़ पे बैठे काल, क्या है जी यार मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, तो कालिदास ने लिखा है, बहुत महान संस्कृत के ज्ञानी थे। पहले तो एकदम बुड़बक हुआ करते थे, बाद में वे बहुत महान कवि बन गए संस्कृत के। ठीक है, लेखक, नाटककार। अगर पूछ ले कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो अभिज्ञान शकुंतलम के भी लेखक आपके कालिदास माने जाते हैं। ठीक है, कालिदास हैं। ठीक है, कालिदास, कालिदास नोट कर लीजिएगा। और आप लोग को भी कालिदास बनना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो टाना भगत आंदोलन के संस्थापक थे जतरा उराव। नोट कर लीजिएगा, जतरा उराव। ठीक है, हो सकता है पूछ ले कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू कानू मुर्मू। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको अवेयर करा रहा हूँ। अगला है, पूछा है कि उलगुलान के नेता कौन है। देखिए, उलगुलान का मतलब क्या होता है पहले इसको समझिए। इंग्लिश में है कि नेम द मेन लीडर ऑफ उलगुलान। तो उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, विद्रोह, क्रांति, युद्ध। और यह प्रमुख शब्द दिया था बिरसा मुंडा ने। ठीक है, बिरसा मुंडा। अगर पूछ ले कि उलगुलान विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। अगर पूछा जाए, ठीक है, कि झारखंड विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो भी आप बिरसा मुंडा ही देंगे। ठीक है, उलगुलान का मतलब तो यह हो गया। विभूति का मतलब क्या होता है जी, झारखंड विभूति, विभूति का मतलब होता है पिता। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अध्याय में सूचीबद्ध है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अध्याय में सूचीबद्ध है, भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद आपका 12 से 35 नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। हो सकता है आपको पूछ ले कि भारतीय मौलिक अधिकार जैसा पूछ दिया उसी तरह से पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में। ठीक है,
वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। सब कुछ नोट कर लीजिएगा। मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है, ठीक है, तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा मॉडल पेपर का। ठीक है, आइए देखते हैं। ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 1 मार्क्स के। 5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपको इसका आंसर 100 शब्दों में करना है, मतलब कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड में। ठीक है, एक खड़ा पन्ना का एक साइड। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का संक्षेप में वर्णन करें। इंग्लिश में है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द भूदान मूवमेंट ऑफ आचार्य विनोबा भावे। तो आप लोग बता सकते हैं कि आचार्य विनोबा भावे, सबसे पहले इनका पूरा नाम, ठीक है, विनायक नरहरि भावे है। क्या नाम है? विनायक नरहरि भावे। नरहरि मतलब को नर को हरने वाला। ठीक है, फिर बता दीजिए कि आचार्य विनोबा भावे समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं और बहुत सराहनीय काम किए हैं, मतलब बहुत उम्दा किस्म का काम किया यार। इसमें भूदान आंदोलन चलाया। भूदान का मतलब होता है, भू मतलब होता है भूमि, और दान मतलब दान में देना, यानी कि ये राजाओं से भूमि को दान में मांगते थे। ठीक है, और भूमि सुधार के क्षेत्र में आंदोलन का कार्य करते थे। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था आंदोलन का? भूमि सुधार करना। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं। इसकी शुरुआत 1951 में किया था। ये राजाओं से भूमि को उधार मांगते थे और भूमि सुधार का कार्य करते थे। ग्राम दान भी इन्होंने ही चलाया था, जिसमें गांव को दान में मांगते थे। ठीक है, तो आप लोग लिख के जोड़ के लिख लीजिएगा यार। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इतना आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए वरदान है या अभिशाप? चर्चा कीजिए। इज पॉपुलेशन ग्रोथ अ बोन और बैन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट? डिस्कस। अब पूछेगा कि थोड़ा सा कॉमेडी के टाइप का मैं बता रहा हूँ कि लड़की आपके लिए अच्छी है या बुरी है, चाहे लड़का आपके लिए अच्छा है या बुरा है। तो बोलते हैं ना कि अगर मिल गया तो अच्छा, तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास तो साधन है, माचिस है आपके पास, आप इसे सहायक बोलेंगे या फिर दुर्घटना के लायक बोलेंगे, तो ये डिपेंड करता है यूज करने वाले पे। ठीक है, कि आप उसका यूज कैसे करते हैं। आप उससे आग भी जला सकते हैं और आप इसे घर भी जला सकते हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसमें आप अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है विकास भी है और वरदान भी है। यह डिपेंड करता है भारत की जनसंख्या पे कि वह इसको किस तरह से उपयोग करता है। अगर भारत की जनसंख्या इस जनसंख्या का उपयोग काम ना करके, अगर बेरोजगार करके घर पे बैठे रहे और केवल सरकारी नौकरी के भरोसे में रहें या फिर कुछ अच्छे अच्छे काम की तलाश में रहें और हम लोग छोटे काम को छोड़ दें, तो यह तो एक अभिशाप है। वहीं अगर भारत की सभी जनसंख्या, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, मिलकर करेंगे तो अंततः हमारे देश को ही फायदा होगा। ठीक है, इसलिए यह वरदान है। तो यह डिपेंड करता है कि भारत की जनसंख्या क्या चाहती है। दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं बताइएगा यार। मैं कहूँगा, डेफिनेटली मैं कहूँगा, आप लोग कभी भी सरकारी नौकरी के भरोसे में मत रहिए। हाँ, ट्राई कीजिए, 1 साल फुल्ली मेहनत के साथ ट्राई कीजिए। ठीक है, 2 साल फुल्ली मेहनत के साथ ट्राई कीजिए। नहीं होता तो मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, झोला झोपाटी उठाइए यार, झूठ मूठ का तमाशा बंद कीजिए, और नौकरी वोकरी नहीं होगा आपसे तो छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा बिल्कुल ट्राई मत कीजिए दोस्तों। जी जान लगा दीजिए 2 साल, लेकिन उससे ज़्यादा एक भी समय नहीं, क्योंकि यार कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी एक ही काम के लिए बना हो। ठीक है, अपना काम दूसरा देखना चाहिए। तो इस तरह से अपना जो है समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और भारत के लिए तब हमारी जनसंख्या, इसमें आप 1-2 फैक्ट लिख सकते हैं कि भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान पे आज पहुंच गई है। इसकी जनसंख्या 2023 में 1 अरब 42 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि चीन की जनसंख्या से लगभग 30 लाख ज़्यादा है। ठीक है, जबकि 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व के दूसरे स्थान पर थी। और भारत के पास जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 16% है। ठीक है, और भूमि कितना है तो 2.4% है। अब कितना डिफरेंस है देख रहे हैं। और ये भी बता सकते हैं कि आज विश्व में जितना भी सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में है, सबसे ज़्यादा यूथ भारत देश में है, जो कि आपके 15 से 40 वर्ष की उम्र के हैं। ठीक है, और ये कामगर आदमी है, काम करने लायक। लेकिन मैक्सिमम युवा जो हैं, जो पढ़ाई के क्षेत्र में उतरते हैं और सरकारी नौकरी के लालच में, वो एकदम देश को डुबा रहे हैं।
मैक्सिमम डुबा रहे हैं यार। मतलब 10 साल तक तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हम तो सरकारी नौकरी लेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। बूढ़ो बक मतलब आप लोग देख लीजिएगा आपको कैसा लग रहा है मालूम नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल गलत लग रहा है। क्योंकि अगर आप काम करते हैं ना, चाहे काम छोटा ही हो बड़ा, अंततः दोस्तों देश को ही, अल्टीमेटली देश को ही फायदा होता है। ठीक है, काम करके आप पढ़ाई कीजिए, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल पढ़ाई करना 2 साल से ज़्यादा मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। चलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई, क्योंकि होना भी चाहिए, ज्ञान केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, हमारे लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि भारत में जैन धर्म के विकास की विवेचना कीजिए। आपको यही सब लिख देना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको अपने से भी जोड़ के लिखना है। भारत में जैन धर्म के विकास की विवेचना करें, तो आप लोग बता सकते हैं कि भारत में जैन धर्म का विकास किसने किया, तो किसने किया था, महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर बता सकते हैं कि जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना गया। ठीक है, फिर जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म का संरक्षण आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था। ठीक है, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जैन धर्म को अपनाया था। इस तरह से आप लोग जैन धर्म के बारे में लिखिएगा, जैन धर्म के बारे का उदय, महावीर स्वामी के बारे में, ऋषभ देव के बारे में। और हमारे झारखंड में एक पर्वत है पार्श्वनाथ पर्वत, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, उन्हीं के नाम पे जैन धर्म के जो 23वें साधु थे तीर्थंकर, उन्हीं को बोला जाता है जैन धर्म के साधुओं को, उन्हीं का नाम था पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पे पार्श्वनाथ पर्वत है, जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है। आप लोग इस तरह से जोड़ के और भी लिख सकते हैं यार। ठीक है, मैं केवल आपको राह दिखा दे रहा हूँ, आपको तो चलना आप ही को पड़ेगा। अगला है कि आपका IIT और IIMS, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या बोलते हैं यार, MS, छोड़िए जो भी है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, ये हायर एजुकेशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बता सकते। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मैं फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि भारत में बता दीजिए कि शिक्षा का विकास अंग्रेजों के काल में कैसा था, फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो कैसा हुआ। ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा कि भारत में तकनीकी शिक्षा 1945 में आया, उसमें कौन कौन से सुधार आए। ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको अगर 20 मार्क्स का रहेगा तो 10 मार्क्स मिल ही जाएगा, 15 मार्क्स का रहेगा तो 7 से 8 मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, नहीं भी जानते हैं फिर भी जोड़ के लिखने से, और अगर आप जानते हैं और टू द पॉइंट लिखते हैं तो दोस्तों आपको 20 में 18 मार्क्स और 15 में 12 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का प्रकाशन डालें। थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल। तो अब भारत का कौन ऐसा आदमी नहीं है कि भारत के महात्मा गांधी को नहीं जानता हो और उसके आंदोलन को नहीं जानता हो। तो बताइए कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने भारत के स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको लिखना है, अब चाहे सत्य जो भी हो, भगत सिंह भी बहुत बड़े योगदान दिए हैं, उनको भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि उनके सहायक थे। ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं। पहले चलाया खेड़ा आंदोलन, ठीक है, फिर आपका मिल मजदूर आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इस तरह से डेट को बता दीजिए और आंदोलन को बता दीजिए थोड़ा थोड़ा, और फिर अंत में निष्कर्ष दे दीजिए कि इन सभी आंदोलन का परिणाम है कि भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। इस तरह से आपको लिखना है यार। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि नदियाँ, मैदान, तट और वनस्पति के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंग्लिश में देखिए, डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू रिवर, प्लेन, कोस्ट एंड वेजिटेशन। तो आपको बताना है कि भारत विश्व का एक 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि के देश है, जो कि भारत के एशिया महादेश में स्थित है। ठीक है, यह विश्व की कुल भूमि का 2.42% कवर करता है। इसकी जनसंख्या 16% विश्व की जनसंख्या का है। ठीक है, यह जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। अगर बात करें कि भारत में नदियाँ, तो भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत में चारों ओर नदियाँ हैं। भारत का 3 ओर से भाग समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसे भारतीय पारद्वीप कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य, छोटा राज्य सब डिस्कस कर देना। भारत में मैदानी क्षेत्र इतना है, पठारी क्षेत्र इतना है। ठीक है, फिर बताना है कि भारत में तटवर्ती राज्य, मतलब कि जो समुद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य गुजरात है, इस तरह से बताना है।
फिर आपको वनस्पति पे आ जाना है कि भारत में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ का मासिन राम जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, ठीक है, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हिमालय वालों वनों पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, राजस्थान पे वन ही नहीं पाया जाता है। इस तरह से आपको डिटेल में बताना है यार, आप लोग समझ रहे हैं ना। मतलब ये सोचना है कि अब मैं अपने बेटा को, बेटी को, चाहे अपने कोई छोटा भाई बहन को ऐसा सोच के लिखिए कि मैं उनको बता रहा हूँ कि भारत कैसा है, ठीक है। आपको यही पूछा है। ये मत सोचिएगा कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, आप ये सोचिए कि मैं किसी को बता रहा हूँ, ठीक है। वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसको बता रहा हूँ। अब जैसा जानते हैं, दूसरों के सामने आप चापलूसी करते हैं ना कि नहीं जानते हैं, फिर भी आप उसे बताने की कोशिश करते हैं, बस वही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। और जानते हैं तब तो और अच्छी बात, सोने पे सुहागा हो जाएगा। 8 नंबर है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में है कि डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, इन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का क्या है और मौलिक अधिकार क्या है, ये चीज़ जान लीजिए पहले, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर स्पष्ट करें, तब आपको इस तरह से करना है। मौलिक कर्तव्य ये है दोस्तों कि इसे आप माने या ना माने, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है, इसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार जो है यह अधिकार है, इसे आपको दिया गया है और इसे हर सभी को मानना ही पड़ेगा, मस्ट है एकदम, ठीक है। मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अब आपको इसको बता देना है डिटेल में। जैसे कि यहाँ पे पूछा है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य बताइए कि 11 है और इसको रूस से लिया गया है। रूस जो देश है ना, रूस के संविधान के देश से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य 11 हैं। जैसे कि आपका पहला मौलिक कर्तव्य है कि देश की संपत्ति की रक्षा करना। अब आप लोग रक्षा करते हैं, मालूम नहीं कहाँ तक आप लोग रक्षा करते हैं। सरकारी स्कूल का रक्षा करते हैं, बागान का रक्षा करते हैं, ठीक है। अगर रोड पे पत्थर फेंका हुआ है तो उनको साइड कर देना चाहिए, बस इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो इसकी हो गया। फिर देश के भाई बंधु को एक समान रहना। जब देश पे संकट आए तो देश के आह्वान करने पर आप तुरंत तैयार हो जाएं युद्ध के लिए, ठीक है। राष्ट्र झंडे को सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, इस तरह से मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सत्याग्रह और सामाजिक न्याय की अवधारणा का विश्लेषण करें। तो एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह एंड सोशल जस्टिस। सत्याग्रह मतलब होता है, अगर आप इसे संधि विच्छेद करेंगे तो सत्य के लिए आग्रह, यानी कि यह महात्मा गांधी का प्रमुख शब्द था। अहिंसा, परमो धर्म और सत्याग्रह, ठीक है। सामाजिक न्याय, तो समाज में न्याय करना है सभी वर्गों के बीच में, चाहे आप कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, चाहे आप राजपूत हो, चाहे आप रंग हो, चाहे मतलब कि निम्न जाति के हो, ठीक है। चाहे आप पंडित हो, चाहे आप शूद्र जाति के हो, वैश्य जाति के हो, जो भी हो, दलित वर्ग के हों, सभी के बीच में न्याय है। तो इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। आप लोग इजीली लिख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद तेज हैं यार, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, झारखंड के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश में है कि एनालाइज द रीजन्स ऑफ, यार मैं बोल बोल के ना थक गया। चलिए, एनालाइज द रीजन्स ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो भारत में कृषि का पिछड़ापन, भारत कृषि के क्षेत्र में इतना पिछड़ापन क्यों है? आज देखिए, चीन जो है कृषि के क्षेत्र में पहला स्थान है, बस यही तरह लिखना है कि भारत कृषि के क्षेत्र में इतना पिछड़ा क्यों है। आइए हम लोग इस बात को जानते हैं। आज देखिए, चीन कृषि के क्षेत्र में प्रथम स्थान है, हमारा भारत दूसरा तीसरा स्थान पहुँच जाता है। ब्राज़ील बहुत अच्छे लेवल पे है, अमेरिका भी बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है। मक्का अच्छे लेवल पे है। फिर आपको बताना है कि भारत के किस किस राज्य में कृषि की क्या हालत है। जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। किस राज्य में किसका उत्पादन ज़्यादा होता है, इसको बताना है। फिर बताना है कि भारत में धान की स्थिति की कैसा पैदावार है, कहाँ पे होता है, किन किन मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर आ जाएंगे कि काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी पे किसकी खेती होती है। फिर आ जाएंगे लेटराइट मृदा, जो कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। जलोढ़ मृदा धान की खेती के लिए उपयुक्त है, कितना पाया जाता है। बलुआ पत्थर कहाँ पे कितना पाया जाता है, ठीक है। फिर आप लोग बोल सकते हैं कि लाल मृदा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप लोग को डिटेल में बताना है यार,
गुजरात में मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है। इस तरह से आपको डिटेल में बताना है। फिर जूट और सनई का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा में गन्ना का उत्पादन होता है बहुत अच्छे लेवल पे। तो दोस्तों आपको झारखंड को इसमें समझना है कि झारखंड बोल रहा हूँ यार, भारत को समझना है कि भारत क्या है। एक दो क्वेश्चन झारखंड से भी रहेंगे। भारत को पूरी तरह से आपको समझ लेना है कि भारत जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यह क्या है, क्या चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि भारत को समझना, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें अब मालूम पड़ गई होंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे एग्जाम में और मुझे किस टाइप से लिखना है। मैंने बता दिया 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर आप लोग 500 वर्ड में करेंगे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो। अगर आपकी स्पीड कम है, लिखने की क्षमता कम है, तो आप उसका आंसर कैसे कीजिएगा, एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, ठीक है, और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब कि 3 पेज में करना है। लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है यार, प्लीज़ एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो, ठीक है। पैसा लगता है यार, बाप का पैसा हो या आपका पैसा हो पैसा तो पैसा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। एंड इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द ही मैं आपको एक मॉडल पेपर दे दूंगा, ठीक है। बाय।